हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 जो कि अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। इस कहानी में दो दोस्त अपनी फीलिंग्स बहादुर सोल्जर्स के प्रति एक दूसरे से शेयर करती है। एक दोस्त अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहती कि जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने गई थी तो कितना गहरा प्रभाव छोड़ा है उस पर। वो दोनों अपने लेटर एक्सचेंज करती है और अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं और उस फ्रीडम को जो हम आज इंजॉय करते हैं क्योंकि हमारे देश के सोल्जर ने सैक्रिफाइस किए हैं। जो मेमोरियल है वो हमारे इंडियन सोल्जर्स के देशभक्ति का प्रतीक है। ये कौन सा स्मारक है? तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में लेटर दिया है जो कि सौम्या ने आनंद के लिए लिखा होता है। तो लेटर का फॉर्म में दिया है सौम्या के हाउस नंबर जयनगर बेंगलुरु, डेट 14 अप्रैल 2022। लेटर में सौम्या कहती है, डियर आनंदा, मैं आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगी। क्या तुम्हें हमारी लास्ट कन्वर्सेशन याद है युद्ध और शांति के बारे में? हमने बातें किया था कि कैसे भारत अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए बहुत सदियों तक संघर्ष किया है। आज़ादी के बाद हमारे देश ने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है हमारे बॉर्डर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है मतलब नेशनल बॉर्डर, और हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मुझे आश्चर्य में डालता है, कौन थे वो बहादुर भारतीय लोग? उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, तभी आज हम शांति से जी पाते हैं। उनके नाम क्या थे? कहाँ से आए थे वो लोग? क्या किसी को कुछ भी याद है उनके बारे में? लास्ट वीक मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब मिले जब मैं एजुकेशनल ट्रिप के लिए न्यू दिल्ली गई थी जो कि हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था। तुम्हें याद होगा, मैं ऐसे एक ट्रिप का इंतजार कर रही थी कि हम बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाए और एजुकेशन के बारे में जान सके। मैंने बहुत सारी नई और दिलचस्प बातें सीखी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुमसे शेयर करने के लिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ तुमसे पूछते हुए कि तुम उस मॉन्यूमेंट का नाम गेस करो जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। देखते हैं तुम गेस कर सकती हो या फिर नहीं। तो इस मॉन्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण अप्रैल 2018 में होता है और फरवरी 2019 में कंप्लीट हो जाता है। इस मॉन्यूमेंट को इन्विजन मतलब इमेजिन किया गया और इसका उद्घाटन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किया था। अगर इसके लोकेशन और साइज की बात करें तो ये 40 एकड़ की जमीन तक फैली हुई है इंडिया गेट के पास में। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि ये उन बहादुर भारतीयों के प्रति श्रद्धांजलि है। मुझे यकीन है कि तुम गेस कर ली होगी, यह नेशनल वॉर मेमोरियल है। क्या तुम नहीं कहोगे कि बहुत दिनों से जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है? हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने की शुरुआत हमारे टीचर का समझाने से होती है कि आज़ादी के बाद भी भारत को बहुत सारी युद्ध लड़नी पड़ी अपनी रक्षा के लिए और अपनी स्वतंत्र और सुरक्षा के लिए, जो आज हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत बहादुर लोगों की वजह से और वे महिलाएं जिन्होंने सदियों से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सेवा की है। दुख की बात है वो कहती कि वॉर कुछ न कुछ लेती है और इसलिए बहुत बहादुर सोल्जर्स को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी है हमारे देश के लिए 1947 में हमारी आज़ादी के बाद भी। तो यही चीज़ इस मॉन्यूमेंट को नेशनल वॉर मेमोरियल को इम्पोर्टेंट बनाती है और हमें आज़ादी की कीमत कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें वॉर के दुख और डर से हमेशा अवेयर रहना चाहिए। हमने सीखा कि मेमोरियल के हर ईंट को टैबलेट कहते हैं और उन सब पर सोल्जर्स के नाम लिखा हुआ है जो हमारे देश के लिए लड़े और अपने लाइफ सेक्रीफाइस किए 1947 से अब तक की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है। उसमें इंक्लूड है इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1962 में हुई, इंडो पाकिस्तान वॉर्स जो कि 1965 एंड 1971 में हुई और कारगिल वॉर 1999 में हुआ। और 29,000 टैबलेट थे जिन पर 26,000 से ज़्यादा सोल्जर्स के नाम लिखे हुए थे। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि हमारी सरकार ने उन वीर जवानों को बलिदान को मान्यता दी है। हमारे टीचर ने हमें बताया कि 21 शूरवीर थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था जो कि भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक है। उनके देश की सेवा के लिए उन्हें मिला था। उन्होंने हमें और भी चक्र के बारे में भी बताया जैसे महावीर चक्र MVC, कीर्ति चक्र KC, वीर चक्र VC और शौर्य चक्र SC। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज पोस्टमोस्टली मतलब उनके डेथ के बाद उन्हें भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया 1947 में बदगाम की लड़ाई लड़ने के लिए। बाद में इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 एंड इंडियन पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 के दौरान असाधारण वीरता के लिए कुछ और परमवीर चक्रों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कांगो में UN पीस ऑपरेशन के सर्विस के लिए भी परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। 1971 के वॉर में और भी हीरोज थे जिन्हें मरने के बाद उन्हें PVC से सम्मानित किया गया जैसे लेंस नैक एल्बर्ट इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकॉन, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल एंड मेजर होशियार सिंह। और कुछ नेवी पर्सनल थे जैसे कि कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला
जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया उनके साहस और लीडरशिप के लिए। उसके बाद टीचर हमसे सिचुएशन शेयर की। सिचुएशन मतलब किसी की ड्यूटी के परफॉर्मेंस के बारे में कि वो कितने अच्छे हैं। लेंस ने एल्बर्ट इक्का के बारे में बताया जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये मेरे दिल को छू लिया और मुझे मोटिवेट भी बहुत किया। अव स्ट्रक मतलब अमेज, आश्चर्य होना। हम उनके बहादुरी से आश्चर्यचकित और विनम्र हुए और मैं उनके जैसी साहसी बनना चाहती हूँ जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। बुक में अब सिटेशन दिया हुआ है लेंस ने एल्बर्ट इक्का के बारे में। नंबर 4239746 14 गार्ड्स। यहाँ 14 गार्ड्स का मतलब है 14 सोल्जर्स। लेंस ने एल्बर्ट इक्का वाज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी ऑफ बटालियन। एक कंपनी में 100 to 120 सोल्जर्स होते और एक बैटालियन में मैक्सिमम 900 to 1000 सोल्जर्स होते हैं। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था गंगा सागर में, तो लेंस ने एल्बर्ट इक्का अपने साथ 14 सोल्जर्स को लेकर गंगा सागर में हमला किया था। दुश्मनों ने वहां पर बहुत अच्छा से अपना कब्जा जमाया था, मतलब पूरी तरीके से तैयारी कर लिया था लड़ने के लिए। तो जब असल्टिंग ट्रूप्स मतलब 14 सोल्जर की यूनिट जब आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए, तो दुश्मनों के सैनिक उन पर भीषण गोलाबारी किया और छोटे हथियारों से भी भारी गोलाबारी किया। लेकिन हमारे सैनिक रुके नहीं और उद्देश्य पर आगे बढ़ते गए और एक टाइम पर दोनों सैनिकों के आपस में हाथों से लड़ाई होने लगी। फिर लेंस ने एल्बर्ट इक्का देखते हैं कि दुश्मन एक लाइट मशीन गन से कंटिन्यू गोली चला रही है, जो कि इनके कंपनी मतलब इनके सैनिक को भी भारी नुकसान पहुंचा रही। लेंस ने एल्बर्ट इक्का अपनी सेफ्टी के बारे में बिना सोचे समझे दुश्मनों के बंकर मतलब दुश्मन अपने छुपने के लिए जो किले टाइप के बनाते हैं वहां पर वो गए और दो दुश्मन को अपने बंदूक के आगे जो नोकीला टाइप का होता है उसे वो मार दिए। बेयोनेटेड मतलब नोकीला चीज जो सैनिक के बंदूक के आगे लगा होता है, तो उसी से वो उन दो सैनिकों को मार दिए और लाइट मशीन गन को चुप करा दिया। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे इस मुठभेड़ में, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे अपने साथियों के साथ। उनके लक्ष्य काफी दूर थे पर वो एक के बाद एक बंकर को साफ करते जा रहे थे, अपने बड़े साहस के साथ दुश्मनों को मार रहे हैं। ये देखते हैं उत्तरी छोर की तरफ कि एक दुश्मन बिल्डिंग के दूसरे मंजिल से मीडियम मशीन गन से लगातार फायर कर रहा है और इनके सोल्जर्स को भारी हानि पहुंचा रहा। एक बार फिर से वो बहादुर सैनिक अपनी जान की चिंता किए बिना, उन्हें बहुत चोट लगने के बाद भी और बहुत भारी मात्रा में गोलियों को चलते हुए वो रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे तब तक जब तक कि वो बिल्डिंग के पास ना पहुंच जाए। और फिर वो एक ग्रेनेड फेंका बंकर के एक छेद से और एक दुश्मन मर गया और दूसरा घायल हो गया। लेकिन मीडियम मशीन गन से अभी भी फायरिंग हो रही थी और अपने उत्कृष्ट साहस और दृढ़ संकल्प से लेंस ने एल्बर्ट इक्का दीवार को छलांग लगा के बंकर के अंदर चले गए और उनके बंदूक पर जो नुकीला जैसा लगा था उससे वो दुश्मन को मार दिए जो गन से फायर कर रहा था और उस मशीन गन को शांत कर दिए। फिर से वो अपने साथियों को नुकसान होने से बचा लिए और इस अटैक की सक्सेस को निश्चित कर दिए। इस अटैक के दौरान वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें चोट के कारण उनके शरीर से बहुत खून बहा और उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मतलब वो सारे दुश्मन को मार दिए और वो खुद भी मर गए। इस एक्शन में लेंस ने एल्बर्ट इक्का उन्होंने सबसे विशिष्ट वीरता को प्रदर्शित किया है और दृढ़ संकल्प और सर्वोच्च बलिदान दिए, जो कि हमारे सेना के बेस्ट ट्रेडिशन है। मतलब जब जब हमारे देश पर संकट आया है तब तब हमारे सोल्जर्स ने अपने प्राण की बलिदान देकर हमें प्रोटेक्ट किया है। तो वो शहीद हो गए और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यही स्टोरी थी लेंस ने एल्बर्ट इक्का की। तो सिचुएशन यहाँ पे खत्म होता है। जैसे ही हमने अपनी यात्रा जारी रखी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के आसपास में हमें अमर जवान ज्योति नामक का एक और महत्वपूर्ण संस्थापन मिला जो हमारे सैनिकों की याद दिलाती है। कमेमोरेट मतलब हम किसी को ऑफिशियली याद कर और उन्हें रिस्पेक्ट दें। नाम तुमने गेस कर लिया होगा, एक अमर ज्योति का प्रतिनिधित्व करता है हमारे सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए इसे दिन रात जलाया जाता है। इससे पहले अमर जवान ज्योति जो कि दिल्ली में है उसमें एक राइफल भी प्रदर्शित की गई है और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की स्मृति में जनवरी 1972 में इंडिया गेट के मेहराब के नीचे एक हेलमेट उतारा गया था। नेशनल वॉर मेमोरियल में ही अमर जवान ज्योति भी है। ऑब्लिस्क मतलब एक पिलर है जो पत्थरों से बना हुआ जो 4 चक्रों से घिरा हुआ है। उद्घाटन के वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक ज्योति जलाई थी उस हीरोज के याद में जो शहीद हो गए। बाद में इंडिया गेट पर जो पुरानी फिल्म जलती थी वो अब नेशनल वॉर मेमोरियल में न्यू फिल्म से मिला दिया गया।
तो पहले दो अलग अलग ज्योति जलती थी, अब एक ही ज्योति जलती है नेशनल वॉर मेमोरियल में। यहाँ आप अमर जवान ज्योति की पिक्चर देख सकते हैं। आप इस स्तंभ को पुष्पमालाओं से घिरा हुआ देख सकते हैं, जिन्हें सम्मान के प्रतीक के रूप में रखा गया है। लाइटिंग डिजाइन की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि स्मारक के परिदृश्य को बदल देता है, जैसे सूर्य के प्रकाश सुबह से शाम तक बदलता रहता है। यह वास्तव में एक शानदार साइट है जिसने मुझे हमारे देश के लिए गर्व से भर दिया है। मैं भी इससे काफी खुश हो गई थी, उस आनंद ज्वाला को देखकर जो हमेशा जलता है हमारे देश के सैनिकों के साहस और वीरता के रूप में। हमारे टीचर ने हमें चक्रों का महत्व भी समझाया। मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा और इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो 4 कंसेंट्रिक सर्कल से घिरा हुआ है। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जो एक के ऊपर एक है और बिना एक दूसरे को टच किए। वो चक्र का नाम है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र, जो उस स्मारक के 15 मीटर ऊपर सेंटर पर है। ज्योति जल रहा है, अमर जवान ज्योति। वहां पर ब्रोंज और स्टोन के मूरल से, मूरल मतलब बड़ी बड़ी तस्वीरें दीवार पर लगी होती है और ग्राफिक पैनल भी है। ये अमेजिंग है ना। जो इनर मोस्ट सर्कल है मतलब जो सबसे भीतरी सर्कल है वो अमर चक्र को दर्शाता है, जिसे हम सर्कल ऑफ इमोर्टलिटी भी कहते हैं। जो जलने वाला ज्वाला है इसी स्मारक में इसी चक्र के अंदर जलता है। ये अमर जवान ज्योति की लौ शहीद सैनिकों की भावना की अमरता का प्रतीक है और ये आश्वासन दिया कि राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। जो दूसरा चक्र है उसे वीरता चक्र कहते हैं, इसे सर्कल ऑफ ब्रेवरी भी कहते हैं। यहाँ एक ढकी हुई गैलरी है जिसमें ब्रॉन्ज मतलब कांसे से बना हुआ 6 पेंटिंग्स को दर्शाते हैं, जो शास्त्र बलों के वीरतापूर्ण युद्ध के एक्शन को उस पेंटिंग पर दर्शाता है। जो थर्ड सर्कल है वो त्याग चक्र है, जिसे हम सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहते हैं। इस सर्कुलर कंसेंट्रिक जो दीवारें हैं वो प्राचीन युद्ध संरचना का प्रतीक है, जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। उसकी दीवारें ग्रेनाइट की गोलियों से ढकी हुई है और अलग अलग गोलियों पूरी तरह से स्वतंत्र भारत के प्रतीक शहीद हीरो को समर्पित है। उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। जो सबसे भारी चक्र है उसे रक्षा चक्र कहते हैं और उसे सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इस चक्र में वृक्ष की पंक्ति है, पर आप इन्हें वृक्ष ना समझकर सैनिक समझे, जो देश के नागरिकों को किसी भी खतरे से उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करता है। हर एक वृक्ष उन सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करता है। हमने पूरे दिन सुबह से शाम तक के नेशनल वॉर मेमोरियल में बिताया, उसके आसपास की जगह पर घूमे और वहाँ के खूबसूरत बिल्डिंग और घास को जो कि कर्तव्य पाथ पर है। हम उस माहौल में डूबे हुए थे जो गंभीर था और इस बात के याद दिलाता था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या हासिल कर सकते हैं। वो पूरे वातावरण ने एक भावनात्मक अनुभव पैदा किया जो देखने में प्रेरणादायक था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे उस जगह से रिश्ता बन गया। मैंने बहुत कुछ सीखा। डिस्कोर्सेस मतलब किसी चीज पर सीरियस बातें करना। मुझे यह मानना पड़ेगा कि उस दिन के बहुत सारे बातें ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए हैं। डिवास्टेशन मतलब बर्बाद करना। दुख होता है इतने बड़े पैमाने के बारे में सोचकर कि युद्ध के कारण तबाही हुई है और बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। ये मुझे हमारे हीरोज के बलिदान के योग्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। हमारी यात्रा के बाद हमारी क्लास ने उन बहादुर दिलों के वीरता की कहानियों पर प्रेजेंटेशन देने का निर्णय लिया जो हमें नेशनल वॉर मेमोरियल में मिले हैं। हमने खुद को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। मार्टिर्स मतलब शहीद। हम शहीदों को चुन रहे हैं उनकी बहादुर कहानी को चित्रण करते हुए प्रेजेंटेशन दे सके। हमारी टीचर ने हमें सुझाव दिया कि हम अपनी एक्सपीरियंस को स्कूल असेंबली मतलब प्रेयर के टाइम शेयर करें। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जान पाएंगे जब हम प्रेजेंटेशन देंगे और उन सैनिकों की स्मृति को जान पाएंगे। मैं मेजर पद्मापनी आचार्य के स्टोरी का प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ जो हमारे देश भारत के लिए 1999 कारगिल वॉर में लड़े थे और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बुक में एक और सिटेशन दिया हुआ है मेजर पद्मापनी आचार्य के बारे में। सिटेशन में सबसे पहले गैजेट नोटिफिकेशन दिया है 17 प्रेस 2000 15/8/99। ऑपरेशन दिया ओपी विजय कारगिल। डेट ऑफ अवार्ड 15 अगस्त 1999। मेजर पद्मापनी आचार्य IC 55072। सेकेंड राजपूताना राइफल्स मतलब बैटालियन ऑफ इंडियन आर्मी जो कारगिल वार में लड़े थे। 18 जून 1999। मेजर पद्मापनी आचार्य एक कंपनी कमांडर की तरह मतलब वो 100 सोल्जर्स के कमांडर थे। उन्हें एक फॉर्मिडेबल टास्क मतलब डर पैदा करने वाली एक कार्य सौंपा गया था। दुश्मन की एक ऐसी स्थिति पर कब्जा करना जो भारी किलेबंद थी, मतलब दुश्मन उस क्षेत्र को मजबूती से पकड़ी थी और बारूदे से सुरंगों बनाया था और व्यापक मशीन गन और तोपखाने की आग से ढका हुआ था। बैटालियन और ब्रीज ऑपरेशन की सफलता इन चीज़ों पर निर्भर थी कि वो जितना जल्दी वो कब्जा कर ले उतना जल्दी ही सफलता मिल पाएगी उन्हें।
हालांकि कंपनी का हमला लगभग शुरुआत में ही लड़खड़ा गया था। फाल्टार मतलब लड़खड़ाना होता है। जब दुश्मन का तोप खाने की आग सीधे लीडिंग प्लाटून मतलब सैनिक की टुकड़ी पर गिरी, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। मेजर पद्मापनी आचार्य अपने पर्सनल सेफ्टी की परवाह किए बिना अपनी रिजर्व सैनिक को लेकर आगे बढ़े। उनके जो सोल्जर थे वो तो मर चुके थे जब तोपखाने की आग की बरसात हो रही थी, तो वो जो रिजर्व सोल्जर थे उन्हें वो लीड किए और तोपखाने के गोले के बारिश होने के दौरान ही वह आगे बढ़े। यहाँ तक कि जब उनके आदमी गिर रहे थे दुश्मन की गोलीबारी के दौरान, वो रुके नहीं, चलते गए और अपने लोगों को प्रोत्साहित किया और अपनी आरक्षित पलटन के साथ खड़ी चट्टान पर चढ़कर दुश्मन पर हमला करने लगे। मेजर पद्मापनी आचार्य उस बुलेट्स के बरसात को जो दुश्मन के पोजीशन से आ रहा था उसे वो अनदेखा किए और रेंगते हुए दुश्मन के पोजीशन तक पहुंचे और ग्रेनेड्स को फेंका और वो दुश्मन वहां पर मारे गए। इस साहसी हमले में मेजर आचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वो गंभीर रूप से घायल थे और हिलने में भी असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो उसे छोड़कर दुश्मन पर हमला करने, और वो लगातार दुश्मन पर गोलीबारी करते रहे। फाइनली वो लोग दुश्मन के पोजीशन पर काबू पा लिए और अपने उद्देश्य पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सारे दुश्मन को मार दिया और जीत हासिल कर ली। हालांकि मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद मेजर आचार्य को इतनी चोटें लगी थी कि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए। मेजर पद्मापनी आचार्य दुश्मन के सामने असाधारण साहस, नेतृत्व और आत्म बलिदान की भावना प्रदर्शित किए। इसलिए भारत सरकार ने इनके मरने के बाद इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। सिचुएशन यहाँ पे खत्म होती है। वो युद्ध में जाने से पहले अपने पिता को एक पत्र लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के प्रयास में उन्हें अपनी जान गंवाने का कोई डर या भय नहीं था। और वो अपने लेटर में श्रीमद् भगवद गीता का एक कोट भी लिखते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धारित निश्चय। इसका मतलब कि यदि तुम युद्ध करते हो तो या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और दिव्यलोक में जाओगे, या तुम विजय प्राप्त करोगे और पृथ्वी पर राज्य के आनंद उठाओगे। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो, हे कुंती के पुत्र, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम कल बेंगलुरु पहुंचे। मैंने एक लंबा लेटर लिखा है क्योंकि मैं इस प्रेरक अनुभव को तुम्हारे साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं सकी। अपने माता पिता को मेरे नमस्कार देना। तुम्हारी मम्मी के हाथ की छोले भटूरे को काफ़ी मिस करती हूँ। तुम जानती हो मैं खाने के शौकीन हूँ। अमित को मेरा हेलो कहना। तुम्हारी दोस्त सौम्या। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सेकंड पार्ट शुरू करते। अब आनंदा सौम्या को एक लेटर लिखती है। लेटर में दिया है, आनंदा हाउस नंबर, सेक्टर चंडीगढ़, डेट 24 अप्रैल 2022। डियर सौम्या, मुझे तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुशी। मैंने काफ़ी एंजॉय किया तुम्हारी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल की यात्रा के अनुभव को पढ़कर, और तुम्हारे ऑब्जर्वेशन और फीलिंग को भी। तुम वास्तव में हर छोटी छोटी चीज़ों को विस्तार से देखती हो और तुम बहुत सेंसिटिव पर्सन भी हो। तुम इस स्मारक से जुड़ी भावनाओं के सार समझने में सक्षम हो। मुझे सुनकर काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हें मौका मिला नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने के लिए। मैंने इस मेमोरियल के बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ लोग इस युद्ध स्मारक को केवल एक स्मारक मूर्ति, एक इमारत के रूप में देख सकते हैं, किसी युद्ध या जीत का जश्न मनाना और युद्ध में शहीद या घायल हुए लोगों को याद करना। लेकिन मेरे विचार से यह देश की सुरक्षा और एकता की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों के द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति घड़ी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी है। मैं प्रेरित फील कर रही हूँ और मैं गंभीरता से सोच रही कि आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन कर लो अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए। वैलेंट सोल्जर्स मतलब बहुत बहादुर सोल्जर। मैंने ये भी महसूस करती हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बहादुर सैनिकों का सम्मान करने के लिए समय समय पर ऐसे स्थानों पर जाएं जिन्होंने हमारे लिए महान बलिदान दिए हैं। उनके बलिदान हमेशा दुश्मन की धमकियों से डरे बिना अपने देश में स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम बनाया है। तुम्हारे टीचर और स्कूल बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने ये यात्रा अरेंज की है और तुम सबको मौका दिया कि अपने देश के हीरोज को जान पाओ और उन्हें रिस्पेक्ट दे सको। स्कूल में प्रेजेंटेशन देने और बनाने के लिए तुम्हारे क्लास का विचार, तुम्हारे अनुभव का हर एक हिस्सा अद्भुत है। बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये अच्छा जाएगा और तुम्हारे स्कूल के बच्चों को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारे पत्र ने मुझे उस समय की याद दिला दी है जब मैं अपने शहर में वॉर मेमोरियल घूमने गई थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो दिन राष्ट्रीय शहीद दिवस था। जब हम चंडीगढ़ के गार्डन में गए थे तो हमने सेक्टर 3 का बोगनीलिविया गार्डन में बहुत सारी एक्टिविटी देखी थी। जैसे ही हम बगीचे के पास पहुंचे, हमने लोगों को फूल चढ़ाते और प्रार्थना करते देखा। हमने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और हमें जल्द ही एहसास हुआ कि वे सभी युद्ध स्मारक पर सैनिकों को सम्मान देने के लिए आए थे। जब मैं अपनी उस यात्रा के बारे में सोचती हूँ जहाँ हर कोई हमारे सैनिकों के सम्मान में
फूल समर्पित कर रहा था, मुझे इस पोयम की याद आ गई। तो यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बन प्यारी को ललचाओ। मतलब ये पुष्प कहता है कि मैं सुरबाला के गहने में गूथूं, मुझे मेरी इच्छा नहीं है, और मैं प्रेमी जोड़ों के माला में भी बनूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे अरि डाला जाओ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो, भाग्य पर इटलाओ। मैं ये भी नहीं चाहता कि जो सम्राट मर चुके मैं उनके मतलब डेड बॉडी पर चढ़ूँ, या फिर मैं भगवान के सिर पर चढ़ूँ और मैं अपने भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हे बनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से हमारे देश के जवान अपनी मातृभूमि पर सिर चढ़ाने के लिए जाते हैं। मैं आशा करती हूँ तुम्हें पोयम पसंद आई होगी। मुझे कहना होगा, मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन का आइडिया से बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि तुम भारत के सैनिकों की वीरतापूर्ण कहानियों को प्रेजेंट किया है। साहस, वीरता और बलिदान की ना जाने कितनी कहानियाँ हैं जो हमें याद दिलाती कि हम अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हम अपने देश में शांति का आनंद ले सकते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि हमारे आर्म्ड फोर्सेस अलर्ट रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए ऐसे इन्वायरमेंट बनाने के लिए जहां हम शांति से रह पाते हैं, सो पाते हैं। अभी हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कैप्टन अनुज नैयर 17 जाट रेजिमेंट के एक भारतीय सेना अधिकारी थे जो 1999 में कारगिल वॉर के युद्ध में शहीद हो गए हैं। उन्हें दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है उनकी बहादुरी के लिए। मैं उनके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ। इसी बीच मुझे पता चला है कि उनकी मदर मीना नैयर ने मेमोर लिखा है। मेमोर मतलब विवरण, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में लिखना। तो मीना नैयर ने मेमोर लिखा जिसका टाइटल है टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नैयर कारगिल वॉर, जिसको मैं निश्चित रूप से पढ़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ आईएनएस के साथ उनकी माँ के इंटरव्यू का एक अंश शेयर कर रही हूँ। आईएनएस का मतलब इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, जो कि एक प्राइवेट इंडियन न्यूज़ एजेंसी है। न्यूज़पेपर वालों ने पब्लिश किया 13 अप्रैल 2022 1:59 दिन में किया था। आपका बच्चा जो आपके साथ नहीं है उसके बारे में छोटी छोटी बातें लिखना वास्तव में हिला देता है, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद को ये कहकर इसे स्वीकार कर लिया कि अगर मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगी तो दुनिया में कोई भी नहीं लिखेगा या लिख नहीं पाएगा, और अनुज का बलिदान के बारे में किसी को पता भी नहीं चल पाएगा। तो यही बातें अनुज नैयर की माँ मीना नैयर ने आईएनएस को इंटरव्यू में बताया था। यह सच ही कहा गया है, आवर फ्लैग डजंट फ्लाई बिकॉज द विंड मूव्स इट, इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रीथ ऑफ इट्स सोल्जर हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट। मतलब हमारा फ्लैग इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा इसे हिलाती है, ये हर उस सैनिक के आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा करते हुए मर गए हैं। मैंने तुम्हारे एक्सपीरियंस को अपने बहुत दोस्तों के साथ शेयर की हूँ। हम सब नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाने की इच्छा रखते हैं। हमें एक मोबाइल ऐप मिला है, नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। ये ऐप बहुत इंटरेक्टिव है और 21 भाषाओं में हमारे क्वेश्चन का आंसर देती है। दीवारों पर बने हुए चित्र बहुत मनमोहक हैं। इनकैंटिंग मतलब मनमोहक, वास्तव में सीखने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वीक मैं ये आइडिया अपने क्लासमेट और अपने टीचर के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि लोगों के जीवन और कहानियों को शामिल करते हुए एक कॉलेज बनाना बहुत अच्छा होगा जो हमें हर दिन प्रेरित कर सके। मैं जानती हूँ कि हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। वास्तव में मुझे तुमसे लेटर प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मुझे आइडिया शेयर की, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारे लेटर के एनवेलप अक्सर सुंदर स्टैम्प के साथ आता है जिससे मुझे खुशी होता है। मुझे नहीं पता कि मैं इससे पहले कभी तुमसे शेयर की हूँ या नहीं, लेकिन स्टैम्प को कलेक्ट करना मेरी फेवरेट हॉबीज़ में से एक है। मैं इस चीज़ को सालों से कर रही हूँ, लेकिन मुझे हाल ही में पता चला कि स्टैम्प को कलेक्ट करने के एक्ट को फिलैटली कहा जाता है। फिलैटली मतलब पोस्टेज स्टैम्प को कलेक्ट करना। इस बार मुझे एक डाक टिकट स्टैम्प मिला जो भारत की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करता है, जो कि तुम्हारी लेटर के थीम से रिलेटेड है। ठीक है, अभी के लिए मेरी ओर से बस इतना ही, लेकिन इससे पहले कि मैं समाप्त करूँ, तुम गेस करो कि हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है। फूली हुई इडली, और हम सब तुम्हें याद करते हैं। अपने पेरेंट्स को मेरे प्रणाम करना। मैं तुम्हारे लेटर से बहुत इंस्पायर हुई हूँ। आशा है कि जल्दी तुमसे तुम्हारे नए कारनामों और अनुभवों के बारे में सुनूंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं, आनंदा। तो लेटर यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर भी ख़त्म होती है। तो हमें उन सोल्जर्स को याद करना चाहिए,
उनके सम्मान करना चाहिए जो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो लड़ते हैं दुश्मनों से कि हम शांति से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। आई होप कि आपने काफ़ी इंजॉय किया इस कहानी को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।